हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और न्यू टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम आखिर हम ये टॉपिक रिवाइज कर ही क्यों रहे हैं, इस टॉपिक को हम एक बार फिर से पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो बेटा वो इसलिए क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ना बोर्ड एग्जाम्स में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं और सवाल भी कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि चलिए बताइए आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। कभी आपसे 2 डिफरेंसेस पूछ लेंगे, कभी आपसे 3 डिफरेंसेस पूछ लेंगे, कभी आपके ऊपर छोड़ देंगे कि ये लो भैया 4 नंबर का सवाल आया है, अब बताओ कि दोनों ही तरह के कंपाउंड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अब अगर इस तरह के सवाल बनते हैं तो फिर आपको जवाब भी पता होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में बेटा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हर एक डिफरेंस को मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, तो बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू अदर 24/7 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं, कि इस बार हम सभी को मिल करके करना है बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो आइए उसी की तैयारी में अब हम जुट जाते हैं और अपने लेक्चर को भी फाइनली शुरू कर ही लेते हैं। ओके, चलो बेटा आ जाओ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर, है ना। मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स याद आया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑल। यानी कि कुल मिलाकर के पिछले लेक्चर में हमें ये समझ में आ गया था कि हाँ भाई कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर के ही स्टार्टिंग में बेटा मैंने आपको आयनिक बॉन्ड्स का भी एक बेसिक आइडिया दिया था। मैंने आपको बताया था कि हाँ आयनिक बॉन्ड्स भी कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जिन्होंने पिछला लेक्चर लगा लिया है कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला, तो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं लगाया है, डायरेक्टली ये वाले लेक्चर को आकर के देखने लग गए, तो बेटा मैं उन बच्चों से बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जाकर के ना वो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला जो लेक्चर है एक बार आप वो लगा लो, एक बार वो देख लो, ताकि आपको ना एक क्लैरिटी मिले कि हाँ भाई आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी ना, तब जा करके आप मेरे आज के लेक्चर की बातों को, कहानियों को रिलेट कर पाओगे, बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो सबसे पहले जाकर के पिछला लेक्चर लगाओ और फिर ये वाला तो लेक्चर है ही आपके पास, तो आप ये भी देख लेना, ठीक है। चलो हाँ, तो अब क्योंकि हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब हम ये मान के चलते हैं, मतलब आप भी मान लो, मैं भी मान लेती हूँ, हम सब मान लेते हैं कि अब हमको पता है कि हाँ भाई आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जीवन में एक नई समस्या आ गई है। क्या नई समस्या? कि मैम अभी तक तो हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देख रहे थे, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया मैम, बट ये कंपाउंड्स क्या हैं? मतलब ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है मैम? ये एक नई समस्या शुरू हो गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूँ ना, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा। अपने पास ना एक ऐसा कंपाउंड है जो बना हुआ है आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू। मैंने क्या बोला? अपने पास एक ऐसा कंपाउंड है जो बना हुआ है आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू। तो उस कंपाउंड को मैं क्या बोल दूंगी? आयनिक कंपाउंड। क्या बोल दिया मैंने? ऊपर से तो नहीं निकल गया? सुनो, मैंने बस इतना बोला है कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो बना हुआ है आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू, तो मैं उसको क्या बोल दूंगी? आयनिक कंपाउंड। इजी। वहीं हमारे पास एक दूसरा है ना, दूसरा, उसकी बात हो गई, उसको जाने दो। अब हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है जो बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू, तो उस कंपाउंड को मैं क्या बोल दूंगी? अरे कोवेलेंट कंपाउंड। ये भी तो कितना आसान सा हुआ ना, कि एक ऐसा कंपाउंड जो बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी? कोवेलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि अब हमें अल्टीमेटली क्या करना है? जल्दी ही समझना है, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। मतलब टाइम तो है लेकिन इतना भी नहीं है। देखो बेटा, एक तरफ क्या है ना अपने पास, आयनिक कंपाउंड है, और दूसरी तरफ अपने पास है
एक कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। एक तरफ है आयनिक कंपाउंड और दूसरी तरफ है अपने पास एक कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ आयनिक कंपाउंड का। मतलब ये एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसको आप सब जानते हो, बचपन से जानते हो, सबके घर में मिलता है, रोज देखते हो। अरे देखते क्या हो बेटा, तुम तो रोज उसको खाते भी हो। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा कौन सा आयनिक कंपाउंड है जिसको हम जानते हैं, जो हमारे घर में मिलता है, देखते भी हैं, खा भी लेते हैं। मैम तौबा तौबा, हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते। मैम क्या बोल रहे हो? अरे बेटा वो जो तुम खाने में नमक डालते हो ना, मतलब तुम नहीं डालते हो, मम्मी डालती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खाना तो मम्मी बनाती हैं, है ना, हमसे तो बनने से रहा। तो बेटा वो जो खाने में नमक डालते हैं ना, नमक, कॉमन सॉल्ट, अरे NaCl, वो क्या है? आयनिक कंपाउंड ही तो है। समझे कि नहीं? ये NaCl सबने देखा है कि नहीं देखा है? कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि मैम ये NaCl क्या होता है, ये कॉमन सॉल्ट क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। अरे सबको पता होता है, ठीक है, बचपन से खा रहे हैं। ये ना हो खाने में तो खाना अच्छा लगता ही नहीं है। कभी कभी नहीं ऐसा होता है कि मम्मी थोड़ा सा नमक कम डाल देती हैं किसी सब्जी में या दाल में, तो अपन पटाख से बोलते हैं कि यार मम्मी आज तो आपने नमक ही नहीं डाला, और नमक लेकर के आओ, नमक कम लग रहा है ना। कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाओ, अगर उसमें नमक नहीं है तो फिर मज़े नहीं आती। तो बेटा उसी नमक की बात हो रही है, उसी कॉमन सॉल्ट की बात हो रही है, उसी NaCl की बात हो रही है। वो क्या है? वो है एक आयनिक कंपाउंड। अब आ जाओ ज़रा देखते हैं कि ये बनता कैसे है। आ जाओ दूसरे पेज पे बताती हूँ, वरना बहुत ही हौश पौश हो जाएगा। बेटा अपने पास है एक सोडियम का एटम। क्या है अपने पास? सोडियम का एक एटम है। आप बोलोगे मैम एक ही एटम लिया है। अरे शुरुआत तो बेटा एक ही एटम से होगी ना, शुरुआत तो अभी एक ही एटम से होने दो, आगे जाकर के और एटम्स आते जाएंगे, आयन्स बनते जाएंगे, ठीक है। अभी रुको, चलो तो अपने पास क्या है? सोडियम का एक एटम है। बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। अभी तक अगर तुम लोगों ने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, अभी तक आप लोगों ने यदि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स सीक्वेंस में याद नहीं करें तो बेटा कौन से शुभ मुहूर्त के इंतजार में हो? कर लो, है अभी कर लो, अभी टाइम है फिर भी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं। जैसे कि मैंने बोला अभी दिवाली होगी, उसके बाद में आपके प्री बोर्ड्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है। तो जिस भी लेक्चर में मैं आपको जो भी होमवर्क देती हूँ, छोटा बड़ा जैसा भी, तुम्हें वो कर लेना है, ठीक है, बिना अब उसको जो है ना ये कि नहीं नहीं कल कर लेंगे, नहीं, जो आप भी बोला है वो अभी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बेटा आप सभी बच्चों को याद हो जाने चाहिए, और अगर याद नहीं हो रहे तो बताना, उसकी मैं फिर ट्रिक बता दूंगी किसी लेक्चर में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि याद हो जाए आपको, ठीक है। देखो तो एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपसे कोई पूछे तो कितना बताओगे? क्या बताओगे? 2,8,1 है ना। के शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल में आ गया कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल भी तो कम नहीं है। ऑक्टेट रूल बोलता है कि भैया अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में कितने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ऑक्टेट रूल तो भैया यही बोलता है। मैं आपको बेटा पिछले लेक्चर में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पिछला लेक्चर जाकर के लगा लो, क्योंकि उसमें सब मैंने बेसिक्स ही डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में ऑक्टेट और क्या बोलते हैं डुप्लेट रूल भी मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि ऑक्टेट रूल बस इतना सा बोलता है कि भैया लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए किसी एटम को, तो उसी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास कितने हैं? देखो ना, सोडियम एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, ये यहाँ जाती हूँ हाँ, सोडियम एटम का बेटा जो आउटर मोस्ट शेल है, एम शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आप बोलोगे कि मैम एक ही तो है ले दे करके, होने कितने चाहिए? 8 हैं। कितने? केवल 1, यानी कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए है। कौन होगा इतना महान जो इस सोडियम एटम को 7 और इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा इसके आउटर मोस्ट शेल में? कोई ला करके नहीं देने वाला है। यानी कि इसके एक, ये जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी जाएगी। तो सोडियम जो एटम है, वैसे भी बेटा मेटल का एटम है, अरे सोडियम तो मेटल होता है ना, तो इसको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि एक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है।
मैं अपनी स्टेबिलिटी को जाने नहीं दूंगा। तो ये पता है क्या करेगा, गुस्से गुस्से में उठा करके अपना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही जो है ये एटम से बाहर निकाल करके फेंक देगा कि आया बड़ा, तुम्हारे कारण हमारी स्टेबिलिटी जा रही थी। ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हमारी केवल 1 ही हो रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेकर आएंगे, हम नहीं लेके आ पाएंगे। इससे अच्छा क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उसी को निकाल करके फेंक देंगे। इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा ये एटम में से बाहर निकाल करके फेंक देगा। हटा दूं मैं इसको, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, दिखना तो चाहिए ना कि इसने गेट आउट कर दिया है कतई। ये लो, तो इसने क्या करा, अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल करके फेंक दिया है। अब इसको गेट आउट करने के बाद बेटा जरा देखो, अब सोडियम एटम में आउटर मोस्ट शेल क्या रह गया, अब आउटर मोस्ट शेल रह गया है एल शेल, जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो गनीमत है, इसको गेट आउट करने के बाद अब जाकर के ऑक्टेट रूल यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब जो है इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बेटा पूरा खेल जीवन में स्टेबिलिटी का होता है। तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यहाँ पे ये लेक्चर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि तुम्हें आगे जा करके मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, 11th 12th में मेहनत करनी है, नंबर अच्छे लेके आने हैं। कॉलेज तभी अच्छा मिलेगा जब पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे। जब कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होगी तब जा करके नौकरी लगेगी, जब नौकरी अच्छी लगेगी तब जाके तुम्हारी शादी अच्छी होगी, तब जाके तुम जिंदगी में सेटल हो पाओगे, है ना, स्टेबल हो पाओगे। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि ये अपना इकलौता जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ये एटम में से बाहर निकाल देगा। तो फिर इसका आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाएगा, एल शेल बन जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो बस ये हो जाएगा क्या, स्टेबल। लेकिन अब ये एटम नहीं रह जाएगा बेटा, अब ये क्या बन जाएगा, सबको पता है, ये एक आयन बन जाएगा। वो भी कौन सा, पॉजिटिव आयन, है ना। ये तो बेटा बचपन की कहानियां हैं। अरे तो बचपन की कहानियां सबको पता होती हैं कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या गेन कर ले तो फिर वो एटम नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए क्या बन जाएगा, आयन, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव आयन। आई बात समझ में। चलो अब अपने पास क्या है, एक क्लोरीन एटम है। देखो जिस बच्चे को अभी तक ये भी नहीं पता, नालायक, मैंने बोल रहा हूँ कि जाके पिछला लेक्चर लगा लो, लेकिन नहीं लगा रहा है, अभी भी यही बैठा हुआ है कि नहीं मैम तो समझा ही देंगी एक बार फिर से आयनिक बॉन्ड। तो देख लो, समझा रही हूँ एक बार। अब देखो बेटा अपने पास क्या है, एक क्लोरीन का एटम है, फिर से एक एटम, हाँ फिर से एक एटम। देखो पहले भी तो एक एटम था ना, अब दूसरा एटम आया ना। ऐसे ही अपन पढ़ते जाएंगे तो 3 4 5 6 बहुत सारे एटम्स आते जाएंगे। ठीक है, चलो इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है कि नहीं होता है, याद कर लेना। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके स्टेबिलिटी मिलेगी। 8 इलेक्ट्रॉन्स बोलता है ना। इसके पास कितने, क्लोरीन एटम के पास 7 होने चाहिए, 8 है कितने, अरे 7 ही है, बहुत कम मत कर देना। यानी कि बस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, बस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। भगवान इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन ला करके दे दे किसको, क्लोरीन एटम को, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है ना फिर 7 से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, और ये हो जाएगा क्या, लाइफ में स्टेबल। ठीक है, तो ये जो सोडियम आयन है ना बेटा, अब मैं इसको सोडियम एटम नहीं बोलूंगी, ये आयन बन चुका है बाय द वे। ठीक है ना, क्योंकि इसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गेट आउट कर दिया है एटम में से। ठीक है, तो अब ये जो सोडियम आयन है, ये बोलेगा कि ओह क्लोरीन के एटम, वो बोलेगा हाँ भाई साहब। तो ये बोलेगा कि यार अभी ना मैंने एक इलेक्ट्रॉन को, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाला है, क्योंकि वो मेरे लिए यूजलेस था, उसके कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही थी। तो तुम चाहो तो तुम उसको ले सकते हो, मतलब अगर तुम चाहो तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। तो क्लोरीन एटम बोलता है कि अरे यार वो एक डायलॉग मैं भूल गई, नेकी और पूछ मतलब ऐसा कुछ तो भी होता है। मतलब क्लोरीन एटम ये बोलेगा कि अरे मुझे वही तो चाहिए था, मुझे एक और ही तो बस इलेक्ट्रॉन चाहिए था ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ही डेफिशिएंसी थी। अच्छा हुआ तुमने इसको बाहर निकाला, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लपक लेता हूँ, मतलब कि मैं इसको गेन कर लेता हूँ। इसने लूज किया और इसने क्या करा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो अब इसके वैलेंस शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पहले से 7 थे, एक और आ गया, तो अब हो गए 8, यानी कि अब इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और ये भी क्या हो जाएगा, लाइफ में स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब ये एटम नहीं कहलाएगा, अब ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आयन बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव, अरे एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है बेटा। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल होता है ना,
क्या होता है इलेक्ट्रॉन? एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। तो मान लो कि यहाँ पे मेरी फ्रेंड खड़ी हुई है, अब मैं उसको अपनी ज़िंदगी का जो दुखड़ा है, जो रोना है, मैं उसके सामने रो रही हूँ, मैं उसको सुना रही हूँ, तो एक हद के बाद बेटा वो भी तो बहुत ही नेगेटिव फील करे। भाई मैं अगर उसको नेगेटिविटी दूंगी तो वो भी तो नेगेटिविटी फील करेगी ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है, एक नेगेटिवली चार्ज सब पार्टिकल को एक्सेप्ट किया है, एटम के अंदर लिया है, तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा ना, मतलब ये क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये बन गया पॉजिटिव आयन, ये बन गया क्या, नेगेटिव आयन। अब क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने, भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन। वेरी सॉरी बेटा, मेरी आवाज़ गई हुई है ना, तो तुम लोगों को बीच बीच में ऐ करके आवाज़ आएगी, ठीक है, तुम्हें डील करना पड़ेगा। एनीवेज, तो हाँ, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट है। तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, और क्या, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्सेस लग जाएंगे बेटा, और क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। भाई जब अट्रैक्शन हो ही रहा है, पास पास आ ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड भी बन ही जाएगा, ठीक है। और उसी बॉन्ड को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। मतलब पिछले 2 लेक्चर से तुमको आयनिक बॉन्ड ही समझाए जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एनीवेज, तो कुछ इस तरीके से बेटा क्या हुआ है, देखो यहाँ पर आयंस बन गए थे, एक पॉजिटिव आयन बना, एक नेगेटिव आयन बना, दोनों ऑपोजिट आयंस थे। उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग गए। कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो आपने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, इनके बीच में लग गए हैं, है ना। और हाँ, तो इनके बीच में जो ना, मतलब दोनों ही ये आयंस के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और इसी आयन को अपन ने बोल दिया आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जो आयंस के बीच में बना बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड, खत्म बात, क्या दिक्कत की बात है। अब देखो यहाँ पर तो बेटा अपन ने एक सोडियम एटम लिया था, एक क्लोरीन एटम लिया था, अब अपन को बहुत सारे सोडियम एटम लेने हैं। मतलब देखो, जो कहानी एक सोडियम एटम की है, जो कहानी एक क्लोरीन एटम की है, वही कहानी बाकी सोडियम एटम्स की भी होगी, वो कहानी बाकी क्लोरीन एटम्स की वही होगी। ये मत समझना कि मैम आपने तो एक एक का बता दिया, अरे बाकियों का भी वही होगा बेटा जो इन दोनों का हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे सोडियम एटम्स तुम लेना, वो सोडियम आयंस बन जाएंगे। ऐसे ही तुम बहुत सारे क्लोरीन एटम्स है ना, वो क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर करके क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। फिर उन सभी सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के बीच में इसी तरीके से अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, और उन सभी सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस के बीच में बॉन्ड बन जाएंगे, आयनिक बॉन्ड्स बन जाएंगे। और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा NaCl, बहुत सारे। ये कलर तुमको दिखा कि नहीं दिखा, बहुत हल्का दिखा ना, चलो मैं लाइट कर देती हूँ। सवाल तो यही था ना कि मैम नमक कैसे बनता है, तो लो बना तो दिया, तुम्हें क्या लगा था मैं लिटरली यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगी क्या तुम्हें नमक कैसे बनता है वो बताने के लिए? नहीं, ऐसे ही बनता है बेटा। बहुत सारे सोडियम एटम्स होते हैं, बहुत सारे क्लोरीन एटम्स होते हैं, आयंस में वो कन्वर्ट होते हैं, फिर ऑपोजिट जो आयंस होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना वो बेसिकली लग जाते हैं, बन जाते हैं, और उनके बीच में अल्टीमेटली बॉन्ड्स बन जाते हैं ना, ऑपोजिट आयंस के बीच में बॉन्ड्स बन जाएंगे जिनको अपन आयनिक बॉन्ड्स बोलेंगे, और अल्टीमेटली अपने पास क्या आ जाएगा, ढेर सारा नमक आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। बोले तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, आयनिक कंपाउंड आ जाएगा। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से। जो हमारे मन में खौफ है ना कि मैम आयनिक बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड का भी चलो आ ही गया मतलब समझ में, लेकिन ये कंपाउंड क्या चीज़ है? अरे यार, कंपाउंड भी ऐसे ही बनता है, ढेर सारे आयंस, जैसे कि अपन ने NaCl बनाना है ना, कंपाउंड है, तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, ढेर सारे सोडियम आयंस चाहिए, ढेर सारे अपने पास क्लोराइड आयंस होने चाहिए, उनके बीच में बॉन्ड बन जाएंगे, खत्म बात। क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड बन गया, NaCl बन गया, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा कोवेलेंट कंपाउंड की। तुमको देखो मैंने ये एक आयनिक कंपाउंड को बनाना समझा दिया, अब अपन बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के ऊपर कि वो कैसे बनता है, ठीक है। चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन, ठीक है। मीथेन
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका CH4, तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, है ना। ये क्या है बेटा, एक कोवेलेंट कंपाउंड ही है, ठीक है। कैसे बनता है आज बताती हूँ मैं। सबसे पहले अपन लेंगे बेटा क्या, कार्बन का एक एटम, एक ही एटम से शुरुआत करेंगे। देखो अपन को ना जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं मचानी चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक कार्बन का एटम है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4 है ना, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के बेटा एटम में जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। लेकिन वो अपन पढ़ चुके हैं अपन पिछले अपने लेक्चर में, कार्बन की मजबूरी कि ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ना उनको ये लूज कर सकता है, ना ये 4 और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट जो कार्बन एटम है ना वो C4 पॉजिटिव आयन बना सकता है, ना वो C4 नेगेटिव आयन बना सकता है। आयन्स बेटा इसके बस की नहीं है बनाना, सिर्फ क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है। तो ये वही करेगा जो कर सकता है, वही करेगा, ठीक है। तो आओ जरा अपन इसके 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को ना ये गेन करे ना ये लूज कर पाए, सिर्फ शेयरिंग होगी। लेकिन शेयरिंग भी कैसी होती है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये नहीं कि तुमको मैंने अपनी डेयरी मिल्क दे दी और तुम मुझे अपनी 5 स्टार नहीं दे रहे हो तो मैं तुमको मारूंगी, ठीक है। अगर मैं तुमको क्या टॉफ़ी क्या नाम था चॉकलेट का, अगर मैं तुम्हें डेयरी मिल्क दे रही हूँ अपनी, ठीक है, तो तुम्हें भी बदले में मुझे अपनी 5 स्टार देनी पड़ेगी। ये नहीं कि तुम अपनी 5 स्टार दे रहे हो मैं तुमको अपनी डेयरी मिल्क नहीं दे रही हूँ। अरे यार क्या बोलते हैं, शेयरिंग इसी को तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपना कोई चीज़ शेयर करूँ तो बदले में तुम भी अपनी कोई चीज़ मेरे साथ मुझे दो यूज़ करने के लिए। ये ना हो कि मैम हमने तो दे दिया आपने दो, ऐसा नहीं। म्यूचुअल शेयरिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बन एटम अपने 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यदि वो उनको म्यूचुअली मतलब शेयर करना चाहता है तो दूसरे भी तो कोई एटम्स होने चाहिए ना बेटा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम है और तुमको पता है कि हाइड्रोजन के एटम के पास बेटा ले दे करके एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वो ऑक्टेट तो नहीं, वो अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब मान लो कि कार्बन ने हाइड्रोजन को बोला कि ए हाइड्रोजन सुनो, हमारे पास ना आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें 4 और चाहिए, तुम दोगे क्या अपना 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलेगा कि भाई मेरे पास तो ले दे करके खुद ही 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी तुमको दे दिया तो फिर हम तो बिल्कुल ही लुट पिट जाएंगे, हम नहीं दे सकते। मतलब ना ये इसको दे पाए ना ये इसको दे पाए, तो क्या होगा, दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने, म्यूचुअली शेयर करने का जो है आइडिया निकालते हैं। मतलब कि कार्बन बोलता है कि देखो ऐसा है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे ये वाले इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर लूँगा। तो हाइड्रोजन एटम बोलता है कि नॉट अ बैड आइडिया, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे ये वाले इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर लूँगा। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ना कोई किसी को इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे रहा है, ना कोई यहाँ पे ले रहा है, बस इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ समय के लिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। क्योंकि कार्बन का तुमको मैंने बताया ना कि वो ऐसा नहीं कि कोई कार्बन को आकर के 4 इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकता, दे भी सकता है, कोई दे भी देगा, लेकिन वो ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम के न्यूक्लियस में वो जो 6 प्रोटॉन्स बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि भैया हमारे बस की नहीं है 4 और इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना, उनको बॉन्ड करके रखना हमारे बस की नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। मतलब कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, वही मना कर देता है कि 4 और इलेक्ट्रॉन्स को हम एटम में अकोमोडेट नहीं करवा सकते, नहीं हो पाएगा पॉसिबल, मत जो है ना हमारे मूल लगो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ टेम्परेरी है बेटा। मैंने आपको पहले भी कहा था इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है दैट इज समथिंग यू नो परमानेंट, कि हाँ एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम के पास चला गया, तो एक तरह से परमानेंट खेल हो गया। लेकिन जो कोवेलेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, आप इसको टेम्परेरी बोल सकते हो कि जब हाइड्रोजन एटम को मन होगा तो वो अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, जब कार्बन का मन होगा तो वो अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करने से मना कर देगा। मतलब इनके मन की हो रही है कि अभी इनका मन है इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करने का, तो ये वो करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मोमेंट इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें नहीं करना है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, तो ये नहीं करेंगे। तो जो भी है इनके मन पे हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन के एटम मतलब कार्बन का जो एटम है ना उसके आउटर मोस्ट शेल में
परमानेंटली हाइड्रोजन के एटम का ये इलेक्ट्रॉन नहीं आया, परमानेंटली नहीं आया, अभी के लिए कुछ टाइम के लिए दूसरों को दिखाने के लिए कार्बन एटम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम का इकलौता इलेक्ट्रॉन जो ना इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन्स की मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हुई है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बदले में हाइड्रोजन भी इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब क्या यहाँ पर क्या बनेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्यों, क्योंकि उसको तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना था, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से था, एक और इलेक्ट्रॉन वो इस्तेमाल कर लेगा कार्बन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन की तो हो गई बल्ले बल्ले, उसका हो गया डुप्लेट कंप्लीट, लेकिन अभी कार्बन की बल्ले बल्ले नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि अभी देखा जाए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में टेम्परेरी बेसिस पर 5 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 3 और चाहिए हैं, मतलब कि 3 और उसको अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना किसी के साथ म्यूचुअली शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन एटम आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो इनके बीच में भी वही बेटा क्या बोलते हैं उसको, डील होगी। कार्बन बोलेगा कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना मेरे साथ शेयर कर ले टेम्परेरी बेसिस पर, दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं बोलूँगा कि मेरे पास भी कितने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो बदले में हाइड्रोजन बोलते हैं हाँ ठीक है मैं भी जो है ना तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लूँगा। तो इनके बीच में भी क्या होगा बेटा, एक आयन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो क्या होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाले हाइड्रोजन एटम की भी बल्ले बल्ले हो गई, क्यों, क्योंकि उसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन एटम का तो बेटा अभी भी बल्ले बल्ले नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि अब उसके पास टेम्परेरी बेसिस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं आउटर मोस्ट शेल में, है ना, 4 उसके पास पहले से खुद के थे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना उसने 2 हाइड्रोजन एटम से अभी के लिए उधार लिए हुए हैं। ठीक है, 2 और चाहिए, तो इसके लिए उसको अपने 2 और इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक और आ गया हाइड्रोजन एटम अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन लेकर के, इनके बीच में भी क्या होगा, वही कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा जैसे कि इनके बीच में बना था। ठीक है, एक और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ जाएगा अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन लेकर के, उसके साथ भी क्या करेगा कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करने की कोशिश करेगा। तो इनके बीच में भी बेटा क्या होगा, इनके बीच में भी कुछ इस तरीके से, कुछ ज़्यादा पास हो गया हाँ जी, तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, इनके बीच में भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन का एक एटम उसने क्या करा, 4 कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट है ना, सिंगल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए हैं, किसके साथ, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। एक ये एटम, ये कोवेलेंट बॉन्ड, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया अपना CH4 मॉलिक्यूल। अरे इसको बेटा मॉलिक्यूल बना है, इसको तुम थोड़े इज्जत से तमीज से बोलो कि ये क्या बना है, ये बना है CH4 मॉलिक्यूल। CH4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो CH4 और ये क्या बन गया, पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया। बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल, एटम्स का ग्रुप ना, कलेक्शन। तो ये बन तो गया एटम्स का ग्रुप, कलेक्शन क्या, मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, CH4 मॉलिक्यूल बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, और भी CH4 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। भाई तुम्हारे सामने अभी यहाँ पे मैंने साक्षात एक CH4 तुम्हें मॉलिक्यूल बना करके दिखाया है, ऐसे ही तुम बहुत सारे CH4 मॉलिक्यूल्स बनाते जाओ, एक कार्बन एटम को 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जोड़ते जाओ, तो तुम्हारे पास बहुत सारे क्या होंगे बेटा, CH4 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तुम्हारे पास बहुत सारे CH4 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और जब ये CH4 मॉलिक्यूल्स आ करके आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कैसे कंबाइन होंगे बेटा, देखो ऐसे कि कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस तो लगेंगे ही ना, कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस तो लगेंगे ही इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने, मतलब कंबाइन करने के लिए, एक साथ रखने के लिए, है ना, वरना तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल वहां भागा एक वहां भागा, तो ऐसा ना हो। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स देखो बन तो गए हैं, पास भी आ गए, अब ये पास बने रहे हैं, ये आपस में बॉन्डेड रहे, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, कुछ फोर्सेज भी लगेंगे। ठीक है, इनके बीच में ऐसे कुछ फोर्सेज भी लगेंगे, और अल्टीमेटली इन फोर्सेस के कारण क्या होगा बेटा, ये जो आपको एक कलेक्शन दिख रहा है मॉलिक्यूल्स का, ये कलेक्शन बन जाएगा, और इसी कलेक्शन को अपन क्या बोल देंगे बेटा, कंपाउंड बोल देंगे। 9th की बात है बेटा, 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, क्लियर करना है, इसलिए ये सब चीज़ें तुमको मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि एटम्स के कलेक्शन को अपन बोल देते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन को अपन बोल देते हैं क्या,
कंपाउंड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे CH4 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बेटा, ऐसे ही बनते 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 आपस में आकर के बॉन्डेड, मतलब आपस में आकर के वो आप बोल सकते हो कि कुछ फोर्सेस के थ्रू बॉन्ड कर जाएंगे, और फिर इनके कलेक्शन से जो एक बनेगा कंपाउंड, उसको अपन क्या बोल देंगे, मीथेन बोल देंगे, या इनका जो कलेक्शन बनेगा उसको अपन कंपाउंड बोलेंगे। और कौन सा कंपाउंड, क्योंकि मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या बनेगा, मीथेन कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड। तब ये तुमको मैं बस इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि बेटा यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। जैसे कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है तुमको मैंने वो बताया, वैसे कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है तुमको मैंने वो बताया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मैम बॉन्ड्स तो पता है क्या होता है, लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये नहीं पता। तो आयनिक बॉन्ड्स से जो कंपाउंड बने आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड्स से जो कंपाउंड बने दैट इज कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़े। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पर बेटा मैं और ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पर जैसे कि तुमने देखा कि जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है, और वो आपस में जुड़े रहे, यहाँ वहाँ ना भगे, इसके लिए इनके बीच में आप देख सकते हो कि कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। मैंने क्या बोला, बहुत सारे मीथेन के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब जरूरी तो नहीं ना बेटा कि वो मीथेन के मॉलिक्यूल्स हमेशा साथ साथ रहें, कि बने हैं तो साथ में रहेंगे, नहीं, एक वहाँ भी हो सकता है एक वहाँ भी, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ही चाहते हैं कि सब एक साथ रहें। तो हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ लेकर के आते हैं, और कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू हो जाते हैं, जिनके कारण ये आपस में इकट्ठा होकर के रहते हैं। तब जाकर के इनका कलेक्शन बनता है, और तब जाकर के उस कलेक्शन को अपन बोलते हैं कि हाँ भैया कंपाउंड बना है। कौन सा, मीथेन कंपाउंड बना है। ठीक है, तो अभी बेटा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं उनको अपन इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बोल सकते हैं। बेटा इंटर का मतलब पता है कि नहीं होता, मतलब पता है कि नहीं पता है? इंटर का मतलब होता है दो चीज़ों की, जैसे कि अपन बोलते हैं ना इंटर स्कूल कंपटीशन, कि तुम्हारे सिटी में कुछ 3-4 अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है, उनके बच्चों के बीच में जो है कोई कंपटीशन हो रहा है, तो इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्टेट की 2-3 स्टेट्स हैं, उनके बच्चों के बीच में आपस में कंपटीशन हो रहा है ना। तो इंटर का मतलब क्या होता है कि 2-3 चीज़ों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा, यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहाँ पे मैं लिख दूं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, आई बात समझ में? चलो हाँ, तो आप बोल सकते हो कि जो एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, अच्छा हाँ, ये सिर्फ ये मत समझना कि मैम सिर्फ मीथेन की बात हो रही है, कि मैम आपने तो सिर्फ मीथेन के बारे में बताया, बाकियों का। बेटा दुनिया में और भी जितने तुम्हारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीथेन की, आप चाहे कोई दूसरा कोवलेंट कंपाउंड ले लो, तो उस दूसरे कोवलेंट कंपाउंड के भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, उनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा क्या मतलब, मकसद क्या है हमारा, कि जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल्स जो बने हैं वो साथ में रहे। तो जाहिर सी बात है उनको रस्सी से बांधना पड़ेगा ना, उनको अट्रैक्टिव फोर्सेस की रस्सी से बांधना पड़ेगा, तब वो मॉलिक्यूल्स साथ साथ रहेंगे, और तब जाकर के उस कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोल पाएंगे। तो दुनिया का चाहे कोई भी कोवलेंट कंपाउंड क्यों ना हो बेटा, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते ही लगते हैं। ठीक है, प्लस ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही वीक होते हैं बच्चों। ये मैंने क्यों पढ़ाया है, क्योंकि जो एक कोवलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, वो प्रॉपर्टीज इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ये जो एक कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना बेटा, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर ही कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। वो कैसे, क्यों, कब, अभी आपको पता चलने वाला है कुछ देर के बाद। बस इतना समझ लो कि हाँ, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वो भी कैसे होते हैं, वीक होते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि आपने एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्टिव फोर्सेस की रस्सी से बांधा तो जरूर, लेकिन वो रस्सी कैसी है, कमजोर है। या जैसे आपने रस्सी से बांधा तो है, लेकिन वो रस्सी आपने बहुत ढीली बांधी है,
इतनी ढीली बांध दी है कि मॉलिक्यूल्स कुछ टाइम के लिए तो आप बोल सकते हो कि साथ साथ रह लेंगे, कलेक्शन बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन जहां आपने टेम्परेचर बढ़ाया मेल्ट करने के लिए, क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है ना बेटा, वो तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं। अरे भाई अपन को पता ना केमिस्ट्री में मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, या तो कोई मैटर सॉलिड स्टेट में होता है, या लिक्विड में होता है, या गैसियस स्टेट में होता है। जो अपने कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। वो सॉलिड भी होते हैं कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड क्यों ना हो, उसके मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखने के लिए, जोड़ने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस तो लगेंगे उनके बीच में, जिनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है ना, वो तो लगेंगे, बट बेटा वो वीक होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, कि जहां आपने टेम्परेचर बढ़ाया मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो रस्सी होती है ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा ढीली होकर के टूट जाती है। और जहां वो टूटी या वो और ढीली हुई, अल्टीमेटली क्या होता है, स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। कि जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब सॉलिड स्टेट में, जहां तुमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, उसको गर्म किया, तो वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को जिस रस्सी से तुमने बांधा था, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की जिस रस्सी से तुमने बांधा था, वो रस्सी ढीली थी। जहां तुमने टेम्परेचर और बढ़ाया, वो रस्सी और ढीली हो गई, इतनी ढीली हो गई कि अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। जहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर, तुमने 9th में पढ़ा है कि किस तरीके से जो ना मैटर की स्टेट्स के बीच में इंटरकन्वर्जन होता है, कि जहां एक मैटर की स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हुए आपस में, बस स्टेट वहीं चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी बेटा वही होता है कि जो कंपाउंड तुम्हारा वो सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा। अगर लिक्विड कंपाउंड है, तुमने उसको हीट किया, अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो रस्सी है वो और कमजोर हुई, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और कम हुए, कमजोर हुए, तो बस मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो गए, तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ऐसा होता है। आई बात समझ में? तुम्हें बस इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ। अच्छा, आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने, यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने वो कमजोर है? नहीं, यही तो पॉइंट है। कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स जो यहाँ पे बने हैं वो वीक नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, देखो मेरी बात समझो, फर्क है। एक मॉलिक्यूल को कोवेलेंट कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, ये है कोवेलेंट बॉन्ड्स, और ये स्ट्रांग होते हैं। लेकिन एक कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, ये एक्चुअली वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। ठीक है ना, ये वीक होते हैं। तो ये मत बोलना कि मैम कोवेलेंट बॉन्ड्स ही कमजोर होते हैं। नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कमजोर नहीं होते हैं, वो तो स्ट्रांग होते हैं, दे आर स्ट्रांग इनफ। लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, वैन डर वाल्स, वो वीक होते हैं। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होते हैं, लो होते हैं। ये ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, उतने में ही ये मेल्ट हो जाते हैं या फिर ये बॉयल कर जाते हैं, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की जो रस्सी होती है ना, वो कम टेम्परेचर पे ही ढीली पड़ जाएगी और टूट जाएगी। या तो आई बात समझ में? चलो, इतना पल्ले पड़ा। अब आ जाओ बेटा, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है वो भी रीड कर लेते हैं, वरना तुम लोग बोलोगे कि मैम आपने पढ़ाया नहीं। देखो, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हेंस आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो कैसे बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड से, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, द कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। बेटा ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल। मतलब वही कि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हैं, ठीक है, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, सो विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने दे आर स्ट्रॉन्ग, बट देयर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक। कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बन रहे हैं,
अट्रैक्टिव फोर्सेस वो कमजोर होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स का कम होता है, ठीक है। फर्दर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स only electrons are shared between atoms and no charged particles are formed. Therefore covalent compounds in general are bad conductors or non-conductors of electricity. यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर पुअर या बैड कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा मेरी बात में एक गांठ बांध लो कि फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, अरे तुम्हें क्या हो गया है बोर्ड, पगला गए हो क्या? कोई बात नहीं, हम फिर से लिखेंगे। फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए तुमको दो चीजें चाहिए होती है, मतलब या तो एक या तो मतलब दूसरी वाली, या तो तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या तुम्हारे पास फ्री आयंस हो। फिजिक्स में तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं बेटा। फ्री का मतलब समझ में आ रहा है ना? फ्री का मतलब क्या होता है, मुफ्त में मिल रहे हैं क्या? नहीं, फ्री का मतलब ये है कि दे आर फ्री टू मूव या दे आर अलाउड टू मूव, कि वो मूव कर सकते हैं, उनको वो अलाउ किया गया हो। जनरली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? एटम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन बेटा एटम के अंदर है, तो वो फ्लो कर पाएगा क्या? वो मूव कर पाएगा? नहीं। क्यों? अरे अगर तुम अपने घर के अंदर हो बेटा तो तुम घूमने निकल सकते हो क्या? मतलब तुम घूमने जा सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम घर के अंदर हो। और अगर तुम अपने घर के बाहर निकले हो तो फिर तो तुम्हारे लिए स्काई इज द लिमिट, तुम कहीं भी जो है ना मटक के जा सकते हो घूमने के लिए, है कि नहीं? तो वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी बेटा एटम से बाहर निकल के आ चुके हों, ताकि वो फ्री हो यहाँ वहाँ घूमने के लिए, मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए, ताकि वो फ्लो कर पाए। और फिजिक्स में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी में, भाई कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तब जाके उसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। याद आया कि नहीं आया? तो फिजिक्स में तुमको क्या चाहिए होता है? तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तब करंट बहता है। और केमिस्ट्री में तुम्हें क्या चाहिए होते हैं? फ्री आयंस चाहिए होते हैं। आयंस पता है ना, तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, मतलब आयंस चाहिए होते हैं, वो भी कैसे? फ्री मतलब वही जो फ्लो कर पाए। मान लो बेटा कि आयंस है, वो आपस में बॉन्डेड है, अपने पास एक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, वो आयन से बना हुआ है, लेकिन जो आयंस है उसके, तो अब कहने को तो तुम बोलोगे कि मैम ये आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि नमक है NaCl, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड है, तुम उसके थ्रू करवाओ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्या वो? भाई नमक तुमने सबने देखा ना क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो वो जो नमक के जो क्रिस्टल्स हैं तुम करवाओ उनसे इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन करवा पाओगे क्या? नहीं। क्यों? कहने को तो वो जो नमक की जो क्रिस्टल्स हैं उनमें क्या है? आयंस है, सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है। लेकिन बेटा वो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस तो हैं, लेकिन वो आपस में बॉन्डेड है ना, उनके बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो अगर आयंस बॉन्डेड है, अगर तुम अपने घर के अंदर हो तो तुम घूमने कैसे निकल सकते हो? तुम घूमने कैसे जा सकते हो? तो वैसे ही जो अपने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वो जनरली सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों? वही वाली बात है कि आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस बनते हैं, और आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं बेटा वो बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के लगते हैं। यानी कि आयंस जिस रस्सी से बंधे होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है रस्सी। तो इसलिए आयंस जो होते हैं ना बहुत ही आप बोल सकते हो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसीलिए जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है। तो उस स्टेट में अगर आप आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाओगे, नहीं होने वाला। क्यों? आप बोलोगे कि मैम कैसा आयनिक कंपाउंड है इसके पास तो आयंस है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं करवा रहा। अरे वो नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी सॉलिड स्टेट में है, और उस स्टेट में जो उसके आयंस हैं वो बॉन्डेड है। ये मत बोलना कि मैम आयनिक कंपाउंड के पास आयंस नहीं है इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर। अरे वो बिल्कुल करवाएगा बेटा, है उसके पास आयंस, बट अभी वो सॉलिड स्टेट में है आयनिक कंपाउंड। इसका मतलब जो उसके आयंस हैं वो बॉन्डेड है, रस्सी से बंधे हुए हैं, उनको मूव करना अलाउड ही नहीं है, वो फ्लो ही नहीं कर सकते, वो दे आर नॉट फ्री टू मूव। और अगर आयंस ही फ्री नहीं है बेटा मूव करने के लिए, तो वो कैसे मूव करेंगे? अगर आयंस नहीं मूव हुए बेटा तो फिर काय का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए तो फ्री आयंस चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुमको कहाँ मिलते हैं? तुम्हें मिलेंगे कंडक्टर में, फिजिक्स में। और
केमिस्ट्री में तुम्हें क्या मिलते हैं? फ्री आयंस मिलते हैं। तो जब तक कि किसी आयनिक कंपाउंड के कुछ आयंस फ्री नहीं हो जाते हैं तब तक वो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाएगा। ये मत बोला कि आयंस नहीं होंगे, अरे बिल्कुल होंगे, फ्री नहीं होंगे, इसमें मार्क्स कटे जाते हैं, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। चलो, कोवेलेंट कंपाउंड्स को कोई लोड ही नहीं है। ये बोलते हैं कि भैया हम तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बने हुए हैं, हमें क्या पता आयंस क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, हमारे पास तो आयंस होते ही नहीं है, और जब हमारे पास आयंस ही नहीं होंगे तो फिर हमसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन की तुम उम्मीद भी मत रखना, ठीक है। मतलब ये ऐसे होते हैं, ये बोलते हैं कि ना हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हमारे पास फ्री आयंस हैं, फ्री क्या हमारे पास तो आयंस ही नहीं है, तो हमसे मत बोलना करंट को कंडक्ट करने के लिए हमसे ना हो पाएगा। सो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, अब अपन प्रॉपर एक एक जो है ना, ये कहाँ से आ गया, ओ वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या, डिफरेंस। आ जाओ, पहला डिफरेंस, मोड ऑफ फॉर्मेशन कैसे बना है, तो वो तो अभी मैंने आपको इतनी देर से मैं क्या एक्सप्लेन ही तो कर रही हूँ वही चीज़। आयनिक कंपाउंड्स बेटा बने होते हैं बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, कि दो एटम्स के बीच में, या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। आप ये बोलो कि हाँ भाई एटम्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कि एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली, एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो कंप्लीटली लूज कर देगा, खो देगा, और दूसरा जो एटम होगा वो उसको गबच लेगा, मतलब गेन कर लेगा, तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन में आप बोल सकते हो कि दे आर फॉर्म्ड बाय, दे मतलब कौन, आयनिक कंपाउंड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वन एटम टू दी अदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो NaCl आपको बनाते हुए दिखाई, मतलब दे रहा है, क्योंकि सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने ले लिया, सोडियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया, आयन मतलब और ऐसी बहुत सारे आयनिक बॉन्ड्स बन जाएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, NaCl कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। द आयनिक कंपाउंड्स कंटेन आयंस, आयनिक कंपाउंड्स के पास क्या होता है, आयंस होते हैं, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो बेटा ये तुम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि जो अपने मेटल होते हैं, जो अपने मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेटा ये दिलदार होते हैं, दिल फेंक टाइप के होते हैं। दिल फेंक मतलब क्या, मतलब जो जिनका दिल हर किसी पे आ जाता है उनको अपन कहते हैं दिल फेंक, ठीक है। तो जो अपने मेटल्स होते हैं वो बिल्कुल दिल फेंक टाइप के होता है। अब आप बोलोगे कि मैम मेटल कैसे हो सकते हैं दिल फेंक, उनके पास दिल कहाँ से आ गया, अरे कोई बात नहीं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ना, जिनके पास दिल नहीं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेटल बोलते हैं कि चलो हमारे पास दिल तो है नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के, आउटर मोस्ट शेल के क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम उन्हीं को फेंक देंगे, फेंक के इसको देंगे, उसको देंगे, इसको देंगे, तो इसीलिए वो क्या बन जाते हैं बेटा, वो बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में माहिर होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर तो तुमको दिख रहा है कि हाँ सोडियम एटम ने क्या करा, इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकाल दिया, दे दिया, किसको दे दिया, एक क्लोरीन एटम को दे दिया, ठीक है। अब तुम इस मैग्नीशियम को देखना बेटा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अरे 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 हाँ 2,8,2, आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कोई इतना अच्छा नहीं होगा जिसको 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे देगा, तो क्या करेगा, अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल के फेंक देगा, ठीक है। तो इसने दिल फेंक है ना, तो अपना इसने क्या करा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल के फेंक दिया है। अब देखना क्या होगा, जो ये क्लोरीन एटम है ये बोलेगा कि यार मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसका ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। दूसरा क्लोरीन एटम बोलेगा कि यार मुझे भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। यानी कि अब तुम देखो मैग्नीशियम ने क्या करा, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके दे दिए किसको, 2 क्लोरीन एटम्स को। एक इलेक्ट्रॉन गया एक क्लोरीन एटम के पास, दूसरा गया दूसरा क्लोरीन एटम के पास। मैंने क्या बोला, दिल पे इंसान कैसे होते हैं, हर किसी को दिल दे देते हैं, जस्ट लाइक मैग्नीशियम एटम, जस्ट लाइक और मेटल्स। मेटल्स क्या करते हैं, इनके पास हार्ट तो है नहीं, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ही बांटते रहते हैं। कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन मत निकालना, ठीक है ना, बाहर वाले जो वैलेंस शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही निकाल के फेंकते हैं कि हाँ तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, अरे तुम्हें क्या हुआ, हाँ यहाँ पे बन जाएगा आपका एक और आयनिक कंपाउंड, दैट इज MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अरे बॉन्ड बन जाएगा ना, ये बन जाएगा मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, और ये बन जाएंगे 2 क्लोराइड आयंस, इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएंगे,
तो अल्टीमेटली आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, MgCl2 आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो अपने जो मेटल्स होते हैं बेटा वो दिल फेंक होते हैं, इलेक्ट्रॉन फेंक होते हैं, ठीक है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फेंकते हैं कि हाँ तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। वही जो अपने नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है बेटा, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए 8। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो दोनों ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो जो अपने मेटल्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में ना एक रिश्ता बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। क्यों? मेटल्स दिल फेंके, इलेक्ट्रॉन्स फेंके, मेटल्स इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे, नॉन मेटल के एटम क्या करेंगे, उनको गेन कर लेंगे। तो जो अपने मेटल के एटम्स होते हैं बेटा वो बनाते हैं क्या, पॉजिटिव आयन। मेटल के एटम्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और नॉन मेटल के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड ना बनेगा तो किसके बीच में बनेगा, अपने बीच में बनेगा क्या, नहीं। समझे? तो इस तरह से आपने बोला कि भाई क्या हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में क्या होता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। मेटल के एटम एंड नॉन मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, आयंस बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं और आयनिक कंपाउंड बनते आते हैं इवेंचुअली। ठीक है, चलो नाउ कम्स द कोवलेंट कंपाउंड्स। दे आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पता है हमको, बिटवीन 2 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको बना के बताया जा रहा है ना, ऐसे आप यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेके आते जाओ, उनके बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बनते जाएंगे ना, H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है बेटा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज, वो बनते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस जो है वो बन जाएगी, ठीक है, कंपाउंड बन जाएगा। ओके, द कोवलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, की जहां आयनिक कंपाउंड्स के पास आयंस होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के पास क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। देखो बेटा ऐसा है, आयनिक बॉन्ड या कंपाउंड बनाने के लिए आपके पास कोई एटम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स दे, वही आपके पास दूसरा एक एटम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स ले। जब तक कोई देगा नहीं तब तक कोई लेगा नहीं, और अगर कोई लेने वाला नहीं होगा तब तो कोई देने वाला भी नहीं होने वाला है ना, मतलब लॉजिक को समझो। तो आयनिक कंपाउंड या बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी क्या है, एक ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, वही एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, ये कोवलेंट कंपाउंड की, कोवलेंट बॉन्डिंग की, तो बेटा ये नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, नॉन मेटल, क्योंकि अगर मेटल के सामने तो नॉन मेटल ले आए तो फिर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। हमें आयनिक नहीं बनाना है ना, हमें तो कोवलेंट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो नॉन मेटल्स को आमने सामने लेकर के आएंगे जो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स न दे न ले, म्यूचुअली शेयर कर सकें तो बोलो, बाकी लेन देन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, चलो ध्यान रखना, इनके पास आयंस होते हैं, इनके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये बनते हैं आयनिक बॉन्ड्स या कंपाउंड्स बनते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं बिटवीन नॉन मेटल। दिमाग में बैठा लो, ठीक है, बार बार बोल रही हूँ ताकि याद हो जाना चाहिए बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, प्लीज केयरफुली देखो। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो जनरली सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, रीजन मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे कि NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं किसकी, कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो बेटा ये तीनों ही स्टेट में मस्त पाए जाते हैं। ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड, है ना। तो तीनों ही फिजिकल स्टेट्स में आपको ये देखेंगे, क्लोरीन वो क्या बोलते हैं, क्लोरीन जो है ना वो गैस हो गई है, आयोडीन सॉलिड हो गया है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड हो गया है, लाइक दैट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी मैं आपको समझा चुकी थी कि बेटा जो अपने कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, क्या अपन ने लाइन पढ़ी NCERT की कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स जिन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, तो विद इन द मॉलिक्यूल्स एक कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बेटा, दोस कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, बट मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, वो वीक होते हैं। तो उनके कारण क्या होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। ठीक है,
So due to weak intermolecular forces of attraction between the molecules of covalent compounds generally have low melting and boiling point. कि जरा सा मतलब आप ये समझो ना कि जैसे कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं. अब मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ये कैसे है, वीक टाइप के हैं. देखो ना रस्सी कैसी है, एकदम लूज सी पड़ी हुई है. जहां आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे, ये रस्सी और कमजोर हो जाएगी, ये रस्सी और कमजोर हो जाएगी, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये और लूज हो जाएंगे. और जहां ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस और वीक हुए, ये रस्सी जैसे ही और कमजोर हुई बेटा, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये तो बिल्कुल खुल जाएंगे. मतलब बिल्कुल इनको छूट मिल जाएगी. भाई मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के कौन रख रहा है, ये रस्सी तो रख रही है. अट्रैक्टिव फोर्सेस की रस्सी ही तो क्या कर रही है, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रख रही है. अगर ये रस्सी ढीली पड़ जाए टेम्परेचर देने से थोड़ा सा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे. यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा, लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो वीक होते हैं. वैन डर वाल्स फोर्सेस लगते हैं बेटा वो, तो उसके कारण इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. इनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है. क्यों? क्योंकि आयंस के बीच में जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं बेटा वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो तुम जितना भी इनको गर्म करो, पिघलाओ, बॉईल करवाओ, ये इतने आसानी से होते नहीं. इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड के जो आयन्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो रस्सी बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की रस्सी होती है वो कमजोर होती है. यहाँ पर आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की रस्सी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत टफ होती है. इतने छोटे मोटे टेम्परेचर पर आसानी से रस्सी टूटती नहीं है, खुलती नहीं है, ढीली नहीं पड़ती. तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. सो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स आर क्वाइट हाई इन आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी. अब ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है. ये एक इतना अच्छा टॉपिक है कि इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ. देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि कौन किस में घुलेगा, कौन किस में घुलेगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी. आसान शब्दों में समझा रही हूँ. एक और तुम स्टेटमेंट सुनो, जो जैसा होता है वो उसी में घुलता है. सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, किसी का किसी में घुल जाना, डिसॉल्व हो जाना. और सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है क्या, कि जो जैसा होता है वो अपने जैसे ही में डिसॉल्व होता है. नमक पानी में घुलता है कि नहीं घुलता, नमक पानी में घुलता है कि नहीं घुलता. ये मत बोलना कि मैं पता नहीं है, पिटाई लगेगी. सबको पता है नमक पानी में घुलता है. क्यों घुलता है नमक पानी में, क्योंकि जैसा नमक होता है बेटा वैसा ही पानी होता है. तो जो जैसा होता है वो अपने जैसे में ही जा करके डिसॉल्व होता है. आप बोलोगे कि मैम नहीं समझ में आया, मेरी बात सुनो बेटा. यहाँ देखो, NaCl तुमको मैंने अभी अभी बनाना सिखाया था. ठीक है, कि सोडियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, इनके बीच में वही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है बेटा, मतलब आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं इन दोनों के बीच में. ठीक है, तो अपना ये कंपाउंड बन जाता है. ठीक है, अब मेरी बात सुनो थोड़ा सा मैं आपको पोलैरिटी के बारे में बेटा समझाना चाहती हूँ. पोलैरिटी को समझाना इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम्हें वो समझ में आए, क्या बोलते हैं, पोलर का मतलब समझ में आए कि पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं. अब आप बोलोगे कि मैम पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है. तो मेरी बात सुनो बेटा, एग्जाम्पल दे रही हूँ पानी का. पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा. मतलब दुनिया में मैक्सिमम ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो पानी में घुलने के लिए मरते हैं कि भैया हम तो घुलेंगे मतलब अगर हम में घुलना होगा तो हम तो सिर्फ पानी में जाकर के घुलेंगे. बिल्कुल मेजॉरिटी सॉल्यूट्स बेटा ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पानी में घुलने के लिए मर रहे होते हैं कि हम तो घुलेंगे तो पानी में जाके घुलेंगे और किसी में नहीं घुलेंगे. ठीक है, तो पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के साथ साथ बेटा ये एक पोलर सॉल्वेंट भी है. अब आप बोलोगे कि मैम ये पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है. सॉल्वेंट का मतलब सबको पता है, 9 सब पास करके आए. सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. जो घुल जाए दैट इज सॉल्यूट, और जो जिस चीज़ में जाकर के, जिस कंपोनेंट में जाकर के सॉल्यूट घुल जाता है उस कंपोनेंट को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं. जैसे कि अपने पास शक्कर है, अपने पास पानी है.
ठीक है। तो शक्कर पानी में जाकर के घुल जाती है, तो शक्कर क्या हो गई, सॉल्यूट। शक्कर किस में जाकर के घुली, पानी में, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो जब शक्कर और पानी का जो मिक्सचर बन जाता है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, शुगर सोल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो ये सबको पता है, सोल्यूशन का मतलब सबको पता है, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट का मतलब सबको पता है। चलो, लेकिन ये पोलर वर्ड क्यों आ रहा है, वो इसलिए बेटा क्योंकि जब ये H2O के मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, तो उन मॉलिक्यूल्स में ना पोल्स डेवलप हो जाते हैं या पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम सॉल्वेंट का मतलब समझ में आया, आपने पानी को सॉल्वेंट बोला, बट पोलर सॉल्वेंट क्यों बोला, वो इसलिए, मैं वही तो समझा रही हूँ कि पानी के जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं बेटा, तो उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर पोल्स डेवलप हो जाते हैं, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम पोल्स बन गए मतलब क्या, पोलैरिटी बन गई मतलब क्या, तो अब सुनो, H2O यानी कि पानी के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमारे पास होता है एक ऑक्सीजन एटम और हमारे पास होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना, ऐसे बनता है ना। चलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6, आउटर मोस्ट शेल में बेटा, आउटर मोस्ट शेल में वेरी सॉरी बेटा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अरे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कितने होने चाहिए, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 होने चाहिए, हैं कितने, 6, यानी कि 2 और इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यानी कि अगर ऑक्सीजन का एटम कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स जुगाड़ ले, तो उसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट और वो हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ड्रॉ कर देते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, या ऐसे करते हैं उनको, 1 2 3 4 5 6, ये बेटा मैंने बना दिए हैं ऑक्सीजन एटम के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आउटर मोस्ट शेल वाले। चलो, अब अपने पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इनको मैं नीचे कर देती हूँ, ठीक है ना। तुमको पता है कि हर एक हाइड्रोजन एटम के पास बेटा ले दे करके एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 है, कितने, 6, यानी कि इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो अब ये ऑक्सीजन एटम पता है क्या बोलेगा, अब ये ऑक्सीजन एटम इसके सामने जो हाइड्रोजन एटम है, इससे बोलेगा कि ए सुनो, तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये बोलेगा अरे पगले, मेरे पास तो खुद ही 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ले दे करके, वो भी अगर तुमको हमने दे दिया तो हम तो एकदम ही लुटपिट जाएंगे, हम नहीं दे सकते। ये बोलेगा तुम दे दो, तो ये बोलेगा कि अरे मैं भी तो इसका भाई ही हूँ, ये चिंटू तो मैं मिंटू, मैं भी नहीं दे सकता, तुम दे दो। तो ये बोलेगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तुम दोनों को अगर मैंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो फिर तो मेरे आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, स्टेबिलिटी की और ऐसी तैसी हो जाएगी, तो मैं भी नहीं दे सकता। तो कोई दे नहीं सकता है, लेने को तो ये दोनों रेडी है, लेकिन कोई दे नहीं सकता अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर क्या ऑप्शन बचेगा, अरे म्यूचुअल शेयरिंग ही तो ऑप्शन बचेगा ना। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन एटम बोलेगा इससे, इस हाइड्रोजन एटम से, सुनो कि तुम मेरा ये इलेक्ट्रॉन ले लेना, मतलब शेयर कर लेते हैं, और बदले में तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे देना। ये बोलता है ओके, नो प्रॉब्लम, डील डन, है ना, डील डन। यानी कि ऑक्सीजन एटम ने क्या करा है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करा है, इसने भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करा है, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। मतलब कि यहाँ पर क्या बन गया बेटा, आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसी ही डील ये ऑक्सीजन एटम इसके साथ भी करेगा, इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ भी यही करेगा वो, कि ए सुनो, तुम हमें अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दो यूज़ करने के लिए, बदले में तुम हमारा यूज़ कर लेना। ये बोलता है ओके, डील डन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन एटम ने क्या किया है बेटा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए कि नहीं बना लिए, 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, है ना, कुछ इस तरीके से इसने 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए हैं 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। तो अब सबकी बल्ले बल्ले हो गई, क्यों, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, 1 वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम का शेयर कर लेंगे, है ना। तो उनके पास 2 मतलब डुप्लेट दोनों के कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनके बल्ले बल्ले हो गई। ऑक्सीजन एटम को भी देख लो, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे, 2 वो और शेयर कर लेगा हाइड्रोजन एटम्स के, तो उसकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, मतलब उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब कि सबके यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन जितना सीधा तुम ऑक्सीजन को समझते हो बेटा, उतना ही वो है नहीं, उतनी वो है नहीं, उसके गोल मुंह पे मत जाना। ऑक्सीजन बड़ी टेढ़ी चीज़ है। तो क्या करेगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे बनाऊं मैं
यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने का ये जो एटम है ना, ये ट्राई करेगा। आप बोलोगे कि मैम ये क्या बात हुई, मतलब ऑक्सीजन जो है ना बेटा, वो यही सोचता है कि इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाए, लेकिन इस केस में उसको मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों जो हाइड्रोजन एटम सामने बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं हम देंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग करनी है तो बोलो। तो ले दे करके ऑक्सीजन एटम को मानना पड़ता है, लेकिन अब ऑक्सीजन एटम जो है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो पता क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ऑक्सीजन एटम के ऊपर, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पर एक नेगेटिव पोल डेवलप हो जाएगा ऑक्सीजन एटम के ऊपर। आप बोलोगे कि मैम पार्शियल नेगेटिव चार्ज या ये नेगेटिव पोल आखिर ऑक्सीजन के ऊपर डेवलप क्यों हो रहा है? वो इसलिए बेटा क्योंकि ऑक्सीजन कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मैंने क्या बोला था, अगर मैं तुम्हें सामने खड़ा रख करके अपनी जिंदगी के सारे दुखड़े रहूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो एक हाथ के बाद भी तुम सुनते सुनते बोलोगे ना कि हे भगवान मैम हम तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपकी नहीं हमारे साथ हुई हैं, हम इतने इमोशनल हो गए, तुम रोने लग जाओगे, तुम बोलोगे बस में अब हमसे और नहीं सुना जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी तो नेगेटिविटी आ जाएगी ना। तो यहाँ पर भी वो ना कि ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि वो खींच नहीं पाएगा पूरे तरीके से, क्योंकि जो सामने जो हाइड्रोजन के एटम्स बैठे हैं वो पगले तो नहीं है भाई, वो भी तो कभी कभी अपोज करेंगे ना, क्योंकि वो पहले से ही बोल के रखे हुए कि हम इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम शेयरिंग कर सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, लेकिन हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, है ना। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन हार नहीं मानेगा, वो क्या करेगा एटम, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और इस कोशिश में क्या होता है, अल्टीमेटली उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर तुमको कोई नेगेटिविटी, अगर तुम अपने तरफ नेगेटिविटी खींच रहे हो तो तुम भी तो इंसान नेगेटिव हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर भी तो कुछ असर आएगा ना, इसके ऊपर एक नेगेटिव पोल डेवलप हो जाएगा, एक आप बोल सकते हो कि एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। वहीं जो दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव पोल डेवलप हो जाएंगे। क्यों? मैं अगर तुम्हें अपने जिंदगी का दुखड़ा सुनाऊं तो मैं तो इतना सुनाऊंगी और सुनाने के बाद मैं हल्की हो जाऊंगी, मतलब अब मैं पॉजिटिव फील करूंगी, और क्योंकि तुमको मैंने अपनी लाइफ के दुखड़े सुनाए तो तुम क्या होगे, तुम नेगेटिव फील करोगे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन एटम की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के पास जा रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्शियली डेवलप हो जाएगा। और क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन अपने पास तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इस खींचम खाची में हो क्या रहा है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं। तो इस दूर जाने में क्या होगा, वो तो पॉजिटिव फील करेंगे ना। क्यों? अरे नेगेटिविटी दूर जाएगी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दूर जाएंगे दोनों से, तो खुद तो पॉजिटिव फील करेंगे ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, दोनों के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पोल डेवलप हो जाते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है ऑक्सीजन की। इस छोटापन को अपन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल देते हैं कि हाँ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव पोल डेवलप हो जाएगा और इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव पोल डेवलप हो जाएगा। तो कहने को तो यहाँ पर कोई आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है। अभी तक अपन क्या पढ़ते थे कि जब आयंस बनते हैं, आयंस कैसे बनते हैं, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो आयंस बनते हैं, तो पॉजिटिव आयन बनेगा, तो नेगेटिव आयन बनेगा, मेटल एटम चाहिए, नॉन मेटल एटम चाहिए, तब जाकर आयनिक कंपाउंड बनेगा। अभी तक अपन ये पढ़ रहे थे। अब अपन एक नई चीज पढ़ी कि कहने को तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग ही हो रही है। आई बात समझ में कि नहीं आई? जरा 2 मिनट के लिए इसको तुम समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है? जरा 2 मिनट के लिए इसे तुम समझने की कोशिश करो, समझो इसको। जब तक मैम थोड़ा सा पानी पी लेती हैं।
हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, तो कहने का बेटा मतलब बस इतना सा निकल के आ रहा है कि कहने को तो ये क्या है, अरे कोवलेंट बॉन्ड ही तो बन रहे हैं, है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होने के बावजूद, कोवलेंट बॉन्ड्स बनने के बावजूद यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, पोलैरिटी दिख रही है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल्स, ऐसे मतलब नजर आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं। कहने को तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल नजर आ रहे हैं, फिर भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह के आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स से जो सॉल्वेंट बनता है उसको अपन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। ये जो मॉलिक्यूल बना ना पानी का मॉलिक्यूल, ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का तुम लोग को मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो ना, मॉलिक्यूल में क्या हुआ है, पोल्स डेवलप हो गए ना, मॉलिक्यूल्स में पोल्स डेवलप हो गए, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल डेवलप हो गए, पोलैरिटी आ गई। तो इस मॉलिक्यूल को अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन ने क्या बोला, पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसे ही बहुत सारे जब पोलर मॉलिक्यूल्स पानी के आपस में आकर के इकट्ठा हो जाएंगे बेटा, तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड पानी सॉल्वेंट, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पोलर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या लिख दिया मैंने, पोल्स, हाँ सही लिखा था, सॉरी ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पोलर है तो जो सॉल्वेंट बनेगा पोलर मॉलिक्यूल्स, उसको अपन क्या बोलेंगे, पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा अपन, पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, जो जैसा होता है वो उसी में डिसॉल्व होता है, जो जैसा होता है ना वो अपने जैसे में ही मतलब डिसॉल्व होता है। अब अगर तुमसे मैं बोलूं बेटा कि बताओ नमक पानी में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि हाँ मैम नमक तो पानी में डिसॉल्व होगा। क्यों होगा? नमक क्या है, नमक आयनिक कंपाउंड है, नमक में आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। और अगर तुम पानी को देखोगे तो पानी के जो बेटा मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, उनके पास भी तो नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स हैं, उनके पास भी तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? तो जो जैसा होता है वो अपने जैसे में ही घुलता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या, घुल जाना। उसका एक रूल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है, जो मैं हिंदी में इतनी देर से बोल रही हूँ कि जो जैसा होता है वो उसी में जाकर के, जो जैसा होता है वो अपने जैसे में ही जाकर के डिसॉल्व होता है। कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, तो वो जाकर के पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। यानी कि एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स में आपको पोलैरिटी दिखेगी, आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स दिखेंगे। आई बात समझ में? पोलैरिटी दिखेगी आपको, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स दिखेंगे। एक्चुअली पता होता क्या है, देखो जैसे कि आपने पानी में नमक डाला, ठीक है, पानी में आपने नमक डाला, यहाँ पे मैं पानी के मॉलिक्यूल्स भी बना देती हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा आपने नमक डाला हुआ है ऑलरेडी, क्या है बेटा, नमक तो आयनिक कंपाउंड है ना, उसके पास तो आयंस हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयंस है। तो तुमको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ना बेटा, ये पानी के मॉलिक्यूल्स जा करके ये सोडियम क्लोराइड आयंस को घेरेंगे और घेर करके इनको अलग अलग कर देंगे, मतलब कि डिसएसोसिएट कर देंगे। भाई इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में तो ये आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस के बीच में आयंस तो ये है, लेकिन इनके बीच में भी क्या बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। तो उसको जाकर के ये पानी के मॉलिक्यूल्स तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ये जाकर के बेटा सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को घेरेंगे, और इतना घेरेंगे जैसे कि वो पिक्चरों में नहीं होता है कि हीरोइन होती है, हीरो होता है, गले मिल रहे होते हैं,
फिर हीरोइन के घर वाले आ जाते हैं, उसको वो घसीट कैसे पीछे लेके जाते हैं, हीरो को भी उसके गुंडे वुंडे जो भी तो वो उससे घसीट के पीछे लेके जाते हैं। तो क्या होता है, अल्टीमेटली हीरो और हीरोइन अलग हो जाते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। तो वैसे ही कुछ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस जो हैं बेटा, इनको पानी के मॉलिक्यूल्स जाके घेरेंगे और घेर करके अलग कर देंगे, डिसएसोसिएट कर देंगे। और जहां सोडियम एंड क्लोराइड आयंस डिसएसोसिएट हुए, आयनिक बॉन्ड्स उनके बीच के टूटे, नमक पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। पता है कैसे होगा? ये देखो, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तुमको पता है कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या है, आप बोल सकते हो कि नेगेटिव पोल डेवलप हुआ है ना, नेगेटिव पोल डेवलप हुआ है। तो अब मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स जाकर के दोनों ही आयंस को घेरेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होगा दोनों आयंस को घेरने का, ठीक है। जैसे कि यदि हम बात करें सोडियम आयन की, सोडियम आयन क्या बेटा, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो उसको जाकर के पानी के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, लेकिन उसमें सबसे आगे कौन होगा? आगे होगा ये पानी के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन एटम। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पानी के जो मॉलिक्यूल्स की बेटा जो ऑक्सीजन एटम है उनके ऊपर नेगेटिव पोल डेवलप हुआ है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ना, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जाकर के सोडियम आयन को घेरेंगे, लेकिन कैसे? तो ऑक्सीजन एटम जो होगा, ठीक है, जो ऑक्सीजन एटम होगा पानी के मॉलिक्यूल का, या पानी के मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन एटम होंगे, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव पोल डेवलप्ड है ना, नेगेटिव पोल डेवलप्ड है, तो वो नेगेटिव पोल जाकर के अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव आयन की तरफ, सोडियम आयन की तरफ। ठीक वैसे क्लोराइड आयन को भी पानी के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, लेकिन कैसे? जो पानी के मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम्स हैं, मेरी बात को समझना, पानी के मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव पोल डेवलप हुआ है, उनके ऊपर पॉजिटिव पोल डेवलप हुआ था, वो पॉजिटिव पोलैरिटी वाले क्या करेंगे? नेगेटिव आयन को आकर के घेरेंगे, क्योंकि ऑपोजिट आयंस अट्रैक्ट करते हैं। तो आकर के तो दोनों को ही घेरना है, पानी के मॉलिक्यूल्स को, लेकिन अलग अलग तरीके से। ऑक्सीजन एटम पहले आएगा सोडियम आयंस को घेरने के लिए, मतलब उस तरफ से, है ना, और क्लोराइड आयंस को घेरने के लिए क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के, वो आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आई हुई है। और ऐसे करके घेरेंगे और ये अल्टीमेटली जो बॉन्ड है वो टूटेगा, और ये जो आयंस है वो डिसएसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और बस घुल जाएगा नमक पानी में। तो लाइक डिसॉल्व लाइक पुत्र, यानी कि जो जैसा होता है वो अपने जैसे भी जाकर के डिसॉल्व होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स बीइंग पोलर, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पोलर होते हैं। क्यों पोलर होते हैं? अरे बेटा आयनिक कंपाउंड्स के अपन बोलते रहे हैं कि आयंस के बने होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। सो मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी, बट आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर, जैसे कि एल्कोहल, बेंजीन, पेट्रोल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इन सब में आयनिक जो होते हैं कंपाउंड्स वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। जब हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स तो देखो क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये चीज़ आपको 11th में जाकर के और क्लियर होगी, बट 10th के लेवल पर आपको बस इतना ही पढ़ना है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं जैसे कि पानी, उनमें डिसॉल्व होते हैं। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बीइंग नॉन पोलर इन नेचर, ये पोलर नहीं होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना, नॉन पोलर होते हैं, उनमें ऐसे कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि बेंजीन, पेट्रोल, एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, है ना, इनमें कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है मॉलिक्यूल्स में, तो इनमें जाकर के जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि HCl यानी कि कहने का मतलब ये बेटा कि एक्चुअली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है ना वो दोनों ही तरह के होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं एंड पोलर भी होते हैं। जैसे कि HCl है, HCl कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बना है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम, लेकिन क्लोरीन वही इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, तो वो क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव पोल, यहाँ पर पॉजिटिव पोल डेवलप करेगा। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना बेटा वो भी कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी 10th में हो तो इसलिए हम जनरल स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि हाँ जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं
वो नॉन पोलर होते हैं, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही, सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, चलो याद रहेगा ये कि नहीं रहेगा? रहना चाहिए, इतनी देर से पढ़ा रही हूं मैं। चलो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए या तो आपको फ्री आयंस चाहिए हैं या आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मिलने से रहे, है ना, तुमको क्या मिलेगा? फ्री आयंस मिलेंगे। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड को तो देखना भी बंद बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे। काहे? इनके पास तो आयंस ही नहीं है, आयंस ही नहीं है इनके पास, कोवलेंट कंपाउंड्स के पास, ये तो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, तो इनके पास आयंस ही नहीं, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे? ये बोलेंगे कि हमसे मत बोलो, हमारे पास तो आयंस ही नहीं है। फ्री क्या, बॉन्डेड आयंस भी नहीं है हमारे पास, तो हमसे मत बोलो, हम नहीं करवाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स के नखरे हैं। आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं कि आ गए मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के नाम पर। आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं कि हाँ हमारे पास आयंस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी अपने आयंस को खुला छोड़ देंगे कि हाँ जाओ भगो, मूव करो, फ्री करो, मतलब मूव हो, दौड़ो और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करो, ये ऐसा नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, व्हेन दे आर इन देयर सॉलिड स्टेट, जब आयनिक कंपाउंड्स अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके जो आयंस होते हैं दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड बाय आयनिक बॉन्ड्स, है ना। आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू आयंस जो होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, तो उस समय यानी कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवाते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है और बच्चे वहां पर ब्लंडर करके आते हैं। बच्चे लिखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि उनके पास आयंस नहीं होते हैं। अरे बुड़बक, आयनिक कंपाउंड्स तो वो हमेशा आयंस के ही बने होते हैं बेटा, चाहे वो सॉलिड में हो चाहे वो किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, आयंस उनके पास हमेशा रहेंगे। फर्क होता है फ्री आयंस का। जब एक आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके आयंस स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, समझे? इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवाते। हाँ, लेकिन जैसे ही आप एक आयनिक कंपाउंड को पिघला दो, उसको मेल्ट करवा दो, वो अपने मोल्टन स्टेज में आ जाए या वो अपने एक्वस फॉर्म में आ जाए। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है कि आप आयनिक कंपाउंड को पानी में घोल दो। बेटा एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप सॉल्यूट को पानी में घोल दो तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे नमक है, जो सॉलिड नमक है, आप उसका इलेक्ट्रिसिटी से मतलब उससे आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते। वहीं अगर आपके पास नमक पानी है, यानी कि अगर आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, यदि आपने पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया है तो फिर वो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएगा। क्यों? अभी तुमको मैंने बताया कि किस तरीके से पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किस तरीके से आयंस को घेरते हैं और फिर तोड़ देते हैं। तो आयंस क्या होते हैं भाई, दिमाग लगाओ ना। अगर NaCl, ये जो आयंस हैं, ठीक है, इनको पानी के मॉलिक्यूल्स ने आकर के घेरा, इनके बीच में आयनिक जो बॉन्ड बने हुए थे वो टूट गए, तो बेटा फिर ये जो आयंस है ये तो फ्री हो जाएंगे ना, ये आयंस तो फ्री हो जाएंगे और जहां ये फ्री हुए बस ये मूव करना शुरू कर देंगे। आयनिक बॉन्ड के टूटने की तो देरी है कि नहीं? तो सॉलिड स्टेट में आयंस होते हैं बट फ्री नहीं होते हैं। एक्वस फॉर्म में आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो वो फ्री होंगे मूव करने के लिए, वो मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएंगे। मोल्टन स्टेज में भी ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड को पिघला दो तो उसके आयंस जो है ना कई हद तक फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट डू सो इन द मोल्टन स्टेट या फिर उनके एक्वस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसके जो आयंस होते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ईच अदर। हाउएवर मोल्टन स्टेट में आयंस जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं तो वो कंडक्शन करवा सकते हैं। सिमिलरली पानी में जब जाता है नमक तो आयंस जो होते हैं वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा देंगे। तो मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, सॉलिड में नहीं होगा, और इनको तो देखना भी मत। ठीक है, चलो नेचर ऑफ रिएक्शन, आप ये चाहो पॉइंट तो याद रख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स अंडरगो आयनिक रिएक्शंस जो बहुत फास्ट होती हैं, इंस्टेंटेनियस होती हैं और ऑलवेज प्रोसीड टू कंप्लीशन, मतलब हमेशा कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की तो दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्लो होती हैं और ज़रूरी नहीं कि हर बार जाकर के कंप्लीट हो ही जाए, कभी कभी नहीं भी होती हैं। फिर उसके बाद में ये तो आपने देख ही लिया कि ये बने होते हैं आयंस के और ये होते हैं मॉलिक्यूल्स के। दैट्स इट बच्चों, आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक डिफरेंस को हम एकदम डिटेल में समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो मैंने वही करा है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे,
एलोट्रोप्स पढ़ेंगे कार्बन के, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर भी सवाल बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। तब तक के लिए आप ये लेक्चर देखिए, इसके पिछले वाला लेक्चर देखिए और बने रहिए आडा 24/7 फाउंडेशन चैनल के साथ। बाय बाय, सी यू सून।